मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 3 और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और आपके इस बार सीबीएसई के बोर्ड में ये आने वाला है। तो इसको हम शुरू करेंगे और ख़त्म भी करेंगे इसी चैप्टर के अंदर। और क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, उससे पहले भी आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास के अंदर कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो हम वहीं से शुरू करेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से और फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे, क्योंकि क्लास 10th में आपको इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझना है। ठीक है, तो चलिए उससे पहले हम टॉपिक शुरू करें। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक शेयर कर सकते हैं ताकि सभी को ये वीडियोस जो है वो मिल जाए। तो मेटल्स बेसिकली क्या है, जैसे आयरन रॉड वगैरह आपने देखा होगा, लोहा, जिंक वगैरह क्या है, ये मेटल्स हैं। ठीक है, गोल्ड, ठीक है, एल्युमिनियम, सिल्वर, ये क्या है, मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स भी आप जानते होंगे, लकड़ी वगैरह क्या होती हैं, नॉन मेटल्स होती हैं। लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, डायमंड हो गया। ठीक है, डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है कार्बन का, एलोट्रॉप्स बोलते हैं, कार्बन के बहुत सारे एलोट्रॉप्स हैं। ठीक है, तो सबसे हार्डेस्ट जो है थिंग नेचुरली जो प्रेजेंट है इस दुनिया के अंदर वो डायमंड है, जो कार्बन का ही एक एलोट्रॉप्स है। और कोयला आपको पता है, कोयले की खदान से मिलता है ये। तो ये सभी क्या है, नॉन मेटल्स हैं। तो एक तरफ मेटल्स है 3, एक तरफ नॉन मेटल्स है और भतेरे होते हैं। ठीक है, टोटल 118 एलिमेंट्स है, उनमें से नॉन मेटल्स हैं और कुछ मेटलॉइड्स भी हैं जिनमें दोनों ही गुण पाए जाते हैं। तो हम शुरू करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज से, जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ रखा है। ठीक है, या पहले हम पढ़ चुके हैं उसको। अब पहले हम पढ़ चुके हैं ये तो हमें पता है, लेकिन इसी के अंदर कुछ चीजों को हम ऐड करेंगे। ठीक है, इसी में हम क्या करेंगे, कुछ चीजों को ऐड अप करेंगे, जानेंगे कुछ चीजों को, कुछ नई चीजों को, और यहाँ से आपके सवाल भी बनेंगे। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वट एवर यूज शे। ठीक है, तो देखो प्रॉपर्टी लस्टर, तो शाइनी सरफेस, चमकीला होता है कि नहीं होता, तो हाँ जी, मेटल्स जो है वो शाइनी सरफेस होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स शाइनी सरफेस वाले नहीं होते हैं, दे डोंट लस्टर। लेकिन आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है, आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका सरफेस जो है वो शाइनी होता है। तो ये आपका क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो शाइनी सरफेस के साथ आता है, तो आयोडीन है वो। हार्डनेस की अगर हम बात करें तो मेटल्स जो है जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये 3 ऐसे मेटल्स हैं जो हार्ड नहीं होते हैं बल्कि सॉफ्ट होते हैं, और इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको आप नाइफ यानी कि चाकू से भी कट कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और नॉन मेटल्स भी जनरली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड अभी हमने पढ़ा था नेचुरली सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है वो नेचर के अंदर प्रेजेंट है, जो कि कार्बन का ही एक एलोट्रॉप्स है। तो डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो सॉफ्ट नहीं बल्कि हार्ड होता है। स्टेट जो है सॉलिड स्टेट में रहता है। मरकरी को अगर आप छोड़ देंगे तो सभी मेटल्स जो है वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो नॉन मेटल है वो भी सॉलिड या गैसियस स्टेट में होंगे, किसको छोड़ करके, ब्रोमाइन को। ब्रोमाइन किस स्टेट में रहेगा, लिक्विड। और मरकरी का टेम्परेचर इतना, मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है, रूम टेम्परेचर से भी कम होता है, इसलिए वो लिक्विड स्टेट में रहता है। ठीक है, मालेबिलिटी जो है कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। आपको पता है मेटल्स को जो है पीट करके छोटी छोटी शीट्स में भी जो है उसको चेंज किया जा सकता है। और सबसे ज्यादा जो वाइड यूज होता है इसका वो होता है एल्यूमिनियम कह रहा हूँ, गोल्ड और सिल्वर का। ठीक है, AU और AG यानी कि गोल्ड और सिल्वर का सबसे ज्यादा यूज होता है, जिसको थिन शीट बनाया जाता है। और नॉन मेटल्स जो है वो नॉन मालेबल होते हैं। डक्टिलिटी की अगर हम बात करें तो थिन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये इनटू लिखा हुआ है। ठीक है, तो कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, किसको, मेटल्स को। आपको पता है तभी तो कॉपर की वायर होती हैं, या फिर आप कह सकते हो एल्यूमिनियम की वायर होती है। लेकिन नॉन मेटल नॉन डक्टाइल होते हैं। कंडक्टर, आपको पता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ट्रांसमिट हो जाती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और क्योंकि इनकी डेंसिटी काफी हाई होती है इसलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि सबसे बढ़िया अगर कोई है तो एल्यूमिनियम, कॉपर जो है, ठीक है, ये बहुत अच्छे वो होते हैं। तब भी आपको पता है कि आपकी वायरिंग वगैरह जो होती है वो इन्हीं की होती है। ठीक है, और लीड और मरकरी जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नॉन मेटल जो है जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ये आपको सबको पता है। लकड़ी वगैरह में इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट नहीं होती है, लेकिन ग्रेफाइट, ये भी एक डायमंड का डायमंड कह रहा हूँ, कार्बन का एक एलोट्रॉप्स है। ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है। अब ग्रेफाइट बहुत ही सॉफ्ट होता है, चिकना होता है, ब्लैक कलर का होता है। आपने पेंसिल यूज किया होगा तो पेंसिल की जो लिड होती है अंदर की तरफ से जो छिल करके आप निकालते हो वो ग्रेफाइट की बनी होती है। और ग्रेफाइट भी कार्बन का ही एक एलोट्रॉप्स है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ये आपको ध्यान रखना है। डेंसिटी की अगर हम बात करें तो मेटल्स के अंदर हाई डेंसिटी होती है उनकी। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। और नॉन मेटल की अगर हम बात करें तो उनकी डेंसिटी जो है और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही क्या होती है, लो होती है।
लेकिन गैलीनियम और सीजियम जो है ये बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल्स हैं, ये आपको ध्यान रखना। ये इतने, इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि अगर आप अपने हाथ पे रखेंगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सिल्वर कॉपर जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, और सॉरी हीट के होंगे ना, कॉपर वगैरह में हीट बहुत अच्छी कंडक्ट होती है, और इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है कॉपर वगैरह में अच्छी कंडक्ट होती है। और लीड और मरकरी जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। ये आपको, ये जो छोटी छोटी जो चेंजेस है ना वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ग्रेफाइट को छोड़ करके सभी नॉन मेटल जो है वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। सोनोरस की बात करें अगर हम, कि मेटल्स पर या नॉन मेटल्स को जब पीटा जाता है तो आवाज किस में से निकलती है, मधुर ध्वनि की अगर हम बात करें तो मेटल्स जो है वो सोनोरस होते हैं, प्रोड्यूस साउंड, साउंड को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं जब उनकी सरफेस पर आप स्ट्राइक करेंगे तो मेटल्स आर सोनोरस बट नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, ठीक है, तो सोनोरस नहीं होते। और अगर ऑक्साइड की हम बात करें कि अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो नेचर के अंदर उसका जो नेचर होता है वो बेसिक हो जाता है, जबकि नॉन मेटल का एसिडिक हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक बार हम फटाफट से ऊपर से नीचे देख लेते हैं। लस्टर की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली मेटल्स जो हैं उनके शाइनी सरफेस होते हैं, जबकि नॉन मेटल के नहीं होते। लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका सरफेस जो है वो शाइनी होता है या लस्टर होता है, जो कि होता है आयोडीन, ये आपको ध्यान रखना है। हार्डनेस की अगर हम बात करें तो जनरली जो है मेटल्स वो हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम, लिथियम और पोटेशियम जो है वो सॉफ्ट होते हैं, और इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप उसको चाकू से भी काट सकते हैं। और अगर हम नॉन मेटल में हार्डनेस की बात करें तो वो सॉलिड जनरली जो है सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि काफी ज्यादा हार्ड है, और इतना हार्ड है कि ये नेचुरली सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस भी है। और अगर हम स्टेट की बात करें तो मरकरी को छोड़ करके जितने भी मेटल्स हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, जबकि मरकरी लिक्विड में होता है, ठीक है। और नॉन मेटल की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल की स्टेट या तो सॉलिड होती है या गैसियस होती है, लेकिन ब्रोमाइन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। माल्येबिलिटी की बात करें अगर हम, कि मतलब क्या मेटल्स को पीट करके थिन शीट बनाया जा सकता है, तो जी हाँ, बिल्कुल बनाया जा सकता है। और सिल्वर और गोल्ड जो है इसके बहुत बड़े उदाहरण है, वाइडली यूज किया जाता है इसको, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जो है फतेह की बात ये है, फतेह किया जो भी कहते हैं, फतेह तो नहीं बोलते शायद, ठीक है। तो मजेदार बात जो है वो ये है कि गोल्ड जो है आपको पता है वाइडली आपने यूज भी कर रखा होगा, तो एक ग्राम गोल्ड जो होता है उसको पीट करके 2 किलोमीटर लंबी लेंथ तक की जो है वायर वगैरह भी इससे बनाई जा सकती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो किताब को देखिए जरूर पढ़िएगा, क्योंकि किताब पढ़ना बहुत जरूरी है, इससे आपके अंदर एक हैबिट क्रिएट होगी कि आप एक अच्छा रीड कर पाए या रीडर बन पाए, तो किताब पढ़ना जरूरी है, बाकी तो वीडियोस वगैरह आप देख ही सकते हैं, ठीक है। जबकि नॉन मेटल जो है वो मालेबल नहीं होते हैं। डक्टिलिटी की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली हमें पता है मेटल्स को अगर पीट के शीट बनाया जा सकता है तो उसको वायर्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। आपको पता है कॉपर की वायर आती है, जो कि कॉपर एक मेटल है। एल्यूमिनियम की वायर होती है, वो भी एक मेटल है, ठीक है। जबकि नॉन मेटल जो है वो डक्टाइल नहीं होते, उनको वायर में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। कंडक्टर की अगर हम बात करें तो हमें पता है जनरली जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और सिल्वर और कॉपर जो है बहुत ही अच्छे कंडक्टर हैं, हीट के एकदम बेस्ट है, ठीक है। जबकि लीड और मरकरी जो है वो पुअर कंडक्टर है हीट के, ठीक है। और ग्रेफाइट को छोड़ करके सभी नॉन मेटल जो हैं वो नॉन पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो कि कार्बन का ही एक एलोट्रॉप्स है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है, ठीक है। डेंसिटी की अगर हम बात करें तो हमें पता है मैं जो मेटल्स है उसकी डेंसिटी काफी ज्यादा होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम। और गैलीनियम और सीजियम जो है इनकी मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होती है, और इतनी कम होती है कि अगर आप इसको अपने हाथ में रखेंगे तो ये लिक्विड में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और नॉन मेटल की डेंसिटी बहुत कम होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है। सोनोरस की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली मेटल्स को अगर पीटा जाएगा तो वो मधुर ध्वनि जो है आपको सुनाई जो है देगा, या कभी मारा होगा आपने लोहे पे, मारिए लोहा तो आवाज करता है वो, ठीक है। जबकि नॉन मेटल ऐसा नहीं करता। और अगर हम ऑक्साइड की बात करें तो डेफिनेटली मेटल ऑक्साइड्स जो है वो नेचर में बेसिक होते हैं, और नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिडिक होते हैं। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फिजिकल मतलब आप इसको देख सुन करके, पीट पाट करके, फील करके जो है आप पता कर सकते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो बहुत ही छोटे हैं, क्योंकि ये बेसिकली टॉपिक भी नहीं है, क्योंकि अब आप 10th क्लास में आ गए, तो आप देख रहे हैं पहले चैप्टर में आपने क्या पढ़ा, दूसरे में क्या पढ़ा, तो आपको केमिकल प्रॉपर्टीज को समझना होगा, ठीक है, और वही इंपॉर्टेंट भी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आप इतना ही ध्यान रख सकते हैं, ये इनफ है। तो अब हम जो जाएंगे टॉपिक की तरफ वो होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो फिजिकल को अभी हमने जो है कंप्लीट करा आपके सामने,
ठीक है, अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को। तो भाई केमिकली प्रॉपर्टीज मेटल्स के जो है वो किस प्रकार होते हैं, तो कुछ मेटल्स ऑक्सीजन के साथ अलग रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल्स अलग रिएक्ट करते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो रिएक्शन विद एयर, तो सबसे पहले यानी ऑक्सीजन बोले तो केमिकल का रिएक्शन होगा, सॉरी मेटल का रिएक्शन होगा एयर के साथ यानी कि ऑक्सीजन के साथ। तो जब भी मेटल, आपने पढ़ा होगा मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ एग्जांपल्स अगर हम इसके देखने चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं, जैसे कि आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था मैग्नीशियम को जब जलाया जा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वो क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और आपको पता है कि इस प्रकार से आपको लिखना नहीं है, ठीक है, आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो उधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 हो गया और मैग्नीशियम 1 रह गया था तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया। तो मैग्नीशियम क्या बन गया, ये ऑक्साइड बन गया। तो मैग्नीशियम एक मेटल है, इसका रिएक्ट होता है ऑक्सीजन यानी कि एयर के साथ जिसमें ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट है, तो क्या बना रहा है, ये मेटल का नाम क्या है, मैग्नीशियम, और ऑक्सीजन किसमें आ गया, ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्साइड इसने बना लिया। ऐसी कॉपर के साथ रिएक्शन हो सकता है Cu+ में O2, तो ये क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बना लेगा, ठीक है। और आपको इसको भी क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, तो ये यहाँ से बैलेंस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, एक तो इक्वेशन को आपको बैलेंस करके लिखना है, बैलेंस किए बिना आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो बैलेंस जो है वो जरूरी है, बैलेंस होना चाहिए वो। तो कभी भी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स आपसे पूछा जाएगा कि भाई मेटल जो है जब वो ऑक्सीजन यानी कि एयर के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, तो वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बना देगा, मेटल ऑक्साइड बना देगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एल्यूमिनियम को आप ले सकते हैं, एल्यूमिनियम भी एक मेटल है, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसको भी आप क्या करोगे, बैलेंस करके लिखोगे। यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है आपके प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में 1 ही है, तो आप इसको 2 करोगे यहाँ से, ठीक है। आप 2 करोगे तो ये 2 हो जाएगा, जबकि ऑक्सीजन आप देख रहे हो इधर 2 है, इधर 3 है, तो जब भी ऐसे अपोजिट नंबर होते हैं तो अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दो, इस तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, उस तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको यहाँ करना पड़ेगा। और जैसे आपने यहाँ मल्टीप्लाई कर देख रहे हो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, लेकिन एल्यूमिनियम 4 हो गया, तो यहाँ 2 की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब बैलेंस हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के अंदर हम आगे जानेंगे कि मेटल्स जो है जब वो एयर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो सभी मेटल्स ऐसा नहीं है कि एक ही जैसे ही रिएक्ट करेंगे कि वो मेटल ऑक्साइड ही बना रहे हैं। सभी मेटल्स का अपना अलग अलग जो है रिएक्शन है ऑक्सीजन के टुवर्ड या ऑक्सीजन के लिए। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ये ध्यान रखना है कि जब सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो vigorously that they catch fire if kept in open, so they are kept immersed in kerosene। कि सोडियम पोटेशियम 2 ऐसे मेटल है कि जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, ये आग को पकड़ लेते हैं, मतलब इनके अंदर क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी बहुत ज्यादा। तो भाई इससे बचाने के लिए आप क्या करोगे, तो इसको जो है इमर्स करके रखा जाता है, किसके अंदर डाल के रखा जाता है, कैरोसिन के अंदर, ताकि ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है। तो सोडियम पोटेशियम 2 ऐसे मेटल हो गए जो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही जो है आग पकड़ लेते हैं और ब्रस्ट होते हैं बहुत ही तगड़ी तरह से ये, ठीक है। सरफेस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लीड आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड विच प्रिवेंट देम फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। जो सरफेस होती है मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम की, जिंक की या लीड की, ये थिन लेयर यानी कि पतली लेयर ऑफ ऑक्साइड, यानी उनके जो ऑक्साइड जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, इनसे क्या करते हैं वो ऊपर का सरफेस रिएक्ट हो जाएगा। जैसे आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था ना मैग्नीशियम रिबन को क्यों घिसा जाता है, तो भाई मान लो वो मैग्नीशियम रिबन है ये, तो इसकी ऊपर वाली सरफेस पर तो डेफिनेटली ऑक्सीजन आपको पता है एयर में प्रेजेंस रहती है, तो रिएक्ट करके क्या बना लेगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको एक तरह से कोटिंग कर लिया इसने, प्रिवेंट कर लिया कि अब नीचे की तरफ जो है ऑक्सीजन नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर मेटल ऑक्साइड हो गया, अब नीचे की तरफ ऑक्सीजन जाएगा नहीं, तो फर्दर रिएक्शन जो है यानी कि फर्दर ऑक्सीडेशन इसके अंदर नहीं होगा। तो इससे बचाने के लिए क्या होता है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक या लीड जो है वो कवर कर लेते हैं अपनी ऊपरी सतह को पतली लेयर ऑक्साइड से, ताकि और ऑक्सीडेशन उसमें नहीं हो पाए। अब आपको पता है आयरन जो है उसको आप आग में रखोगे तो जलेगा नहीं, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है। लेकिन आयरन फिलिंग्स जो उसके बहुत पतले छर्रे होते हैं ना, आप उसको डालोगे तो उसमें आग लग जाएगी, ठीक है। कॉपर डज नॉट बर्न बट इट कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। कॉपर जो है वो जलता नहीं है, बल्कि उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर क्रिएट हो जाएगी जिसको बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, कॉपर जब रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, कॉपर ऑक्साइड बना लेगा, ठीक है। और सिल्वर और गोल्ड जो है वो रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन के साथ, इसलिए भाई आपको पता है कि आप फ्रीली गले वगैरह में हाथ में सोने वोने की चेन जो है पहन करके घूम पाते हो।
तो आपको यहां से क्या ध्यान रखना है कि कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में कुछ अलग ही काम कर रहे हैं। तो आपने देखा सोडियम पोटेशियम तो भाई आग पकड़ लेते हैं, तो इसको बचाने के लिए क्या करेंगे, मतलब ये आग पकड़ रहे हैं तो समझ लो कितने हाईली रिएक्टिव हैं ये, ठीक है। तो आग पकड़ रहे हैं तो इनको कैसे रखा जा रहा है, तो कैरोसिन से इमर्स कर करके, यानी कि कैरोसिन के अंदर जो है इसको रखा जाता है। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लीड जो है ये अपने ऊपर जो है एक लेयर क्रिएट कर लेते हैं ऑक्साइड की, जिस वजह से और ऑक्सीडेशन इसमें ना हो सके। आयरन जो है डेफिनेटली आयरन बड़ी वाला लोहे को अगर आप आग में डालोगे तो वो जलेगा नहीं, लेकिन अगर उसकी फीलिंग्स, उसके छोटे छोटे कण होंगे ना तो वो आग पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनकी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही कम हो जाती है। कॉपर जो है वो जलता नहीं है, बल्कि वो एक जो है उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है, ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं, कॉपर ऑक्साइड। और सिल्वर और गोल्ड जो है आपको पता है कोई भी रिएक्शन नहीं करते हैं, तो ये आपको इतना ध्यान रखना है इसमें से, ठीक है। अब है एम्फोरेटिक ऑक्साइड, ठीक है। ऐसे मेटल्स हैं कुछ ऐसे मेटल्स हैं, ठीक है, मेटल ऑक्साइड which react with both acids as well as bases to produce salt and water। कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड हैं जो बेस से भी रिएक्ट करते हैं तब भी आपको सॉल्ट और वाटर देते हैं प्रोडक्ट में, और एसिड से रिएक्ट करते हैं तब भी सॉल्ट और प्रोडक्ट देते हैं आपको प्रोडक्ट में, ठीक है, सॉल्ट और वाटर। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है ये बना रहा है, ठीक है, जो कि एक सॉल्ट है और प्रोडक्ट में आपको वाटर भी दे रहा है। यही सेम ऑक्साइड यानी कि मेटल ऑक्साइड जो कि है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जब बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो भी सेम काम कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड को जो बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं और एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट के अंदर आपको सॉल्ट और वाटर दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे मेटल ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपसे पूछा भी जा सकता है, डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है। अब सबसे आसान तरीका यही कि जब आप पढ़ रहे हो या डेफिनेशन आप याद करते हो तो कम से कम एक एक एग्जांपल सभी के आप याद करके रखें ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो जब भी मेटल एयर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड बना रहा है, ये तो हमने जान लिया। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो अलग अलग प्रकार से जो है रिएक्शन करते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लीड, आयरन जो है, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है। तो ये कुछ अलग प्रकार से रिएक्ट करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब उन्हीं मेटल्स का रिएक्शन हमने तो देख लिया भाई एयर के साथ यानी कि ऑक्सीजन के साथ। अब हम देखते हैं वाटर के साथ, ठीक है। तो मेटल जब डायरेक्टली वाटर के साथ रिएक्ट करेगा यानी कि सेम मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा मेटल ऑक्साइड और प्रोडक्ट में आपको देगा हाइड्रोजन गैस। लेकिन जो मेटल ऑक्साइड हो चुका है पहले से, यानी कि जैसे कि आपने पढ़ा था अभी, चाहे कॉपर ऑक्साइड हो चाहे जो भी हो, अगर आप उसको वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है जब डायरेक्टली मेटल, तो बना रहा है मेटल ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन। और जब मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराया जा रहा है तो क्या बना रहा है वो, मेटल हाइड्रोक्साइड। अब अलग अलग मेटल्स जो हैं वो अलग अलग तरह से, जैसे आपको पता है वाटर जो है क्या चीज है, तो वाटर है, गर्म भी हो सकता है, ठंडा हो सकता है, स्टीम के यानी वेपर के रूप में हो सकता है। तो अलग अलग एलिमेंट्स जो हैं वो अलग अलग एलिमेंट यानी मेटल जो हैं अलग अलग तरह से वाटर के साथ भी रिएक्ट करते हैं, जिसको इस चार्ट की मदद से हम समझेंगे। देखिए मेटल्स हैं ऐसे मेटल्स जो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। ऐसे मेटल्स जो स्टीम यानी कि वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करते हैं, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक। ऐसे मेटल जिनका कोई भी रिएक्शन नहीं होता वाटर के साथ, तो लीड हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है। और ऐसे मेटल्स जो गर्म पानी यानी कि हॉट H2O के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम। और कुछ ऐसे मेटल्स हैं जैसे कि कैल्शियम या मैग्नीशियम। तो कैल्शियम जो है फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है, बबल्स जो होते हैं हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स होते हैं उसकी सरफेस पर, क्योंकि वो काफी ज्यादा ही उस पर जाके स्टिक यानी चिपक जाता है, तो वो उस हाइड्रोजन गैस के बबल के साथ फ्लोट करने यानी कि ऊपरी सतह पर आकर के तैरने लगता है। तो कौन से मेटल्स हैं और किस प्रकार के पानी के साथ जो है रिएक्ट कर रहे हैं ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चार्ट आपने यहां पर देख ही लिया था कि मेटल्स जो हैं किस प्रकार से पानी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करने वाले मेटल्स हो गए जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है।
और स्टीम यानी कि वाटर वेपर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, ठीक है। और ऐसे मेटल्स जो पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं, लिड हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, उसके बाद गोल्ड हो गया या सिल्वर हो गया। और गर्म पानी के साथ रिएक्ट करने वाले मैग्नीशियम हो गए। अब मैग्नीशियम कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलते हैं तो वो उस बबल्स पर चिपक जाते हैं हाइड्रोजन गैस के, और वो फ्लोट करने लग जाते हैं उस पानी के अंदर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चाहे तो आप कुछ एग्जांपल्स जैसे आपके बुक्स में भी दे रखे हैं तो उनको भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम हो गया, जब मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बनाएगा ये MgOH2, ठीक है। अब देखो मेटल है वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी कि जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया इसने, प्लस में क्या कर देगा ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। अब इसी हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स हैं इसके साथ वो स्टिक होकर के क्या करेगा, ऊपर की तरफ फ्लोट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको आपको क्या करना है, बैलेंस करके लिखना है, तो आप बैलेंस करके इसको जरूर लिखिएगा। आप एलिमेंट काउंट करेंगे दोनों तरफ, रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में, और उसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। हम आगे चलते हैं। अब हमने रिएक्ट करा दिया एयर के साथ यानी कि ऑक्सीजन के साथ, फिर हमने ऑक्सीजन जो वाटर के अंदर होता है उसके साथ रिएक्ट करा दिया। अब हम रिएक्ट कराते हैं मेटल्स को डाइल्यूट एसिड के साथ। अब डाइल्यूट एसिड कौन से होते हैं, जिसमें वाटर की मात्रा ज्यादा होती है और एसिड की मात्रा कम होती है। तो जब उनके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, तो जब भी मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस आपको एज अ प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। एज अ प्रोडक्ट आपको क्या मिलेंगे, सॉल्ट और हाइड्रोजन। कब मिलेंगे, जब आपके रिएक्टेंट में मेटल हो और साथ में डाइल्यूट एसिड हो। जैसे कि आयरन जब HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ जो है रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, फेरिक क्लोराइड, ठीक है, प्लस में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज कर रहा है। इसी प्रकार से एग्जांपल लिखे हुए हैं, और आपको नोट देने यानी कि ध्यान देने वाली बात ये है कि कॉपर हो, ठीक है, सिल्वर हो या फिर मैग्नीशियम हो, ठीक है, ये जो है रिएक्ट नहीं करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या नहीं करते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है। अब रिएक्शन ऑफ मेटल विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, तो जो मेटल सॉल्ट बने हैं उसके साथ जब रिएक्ट हो रहा है तो फिर किस प्रकार से रिएक्शन आपको मिल रहा है। तो कोई भी मेटल A है, ठीक है, कोई भी A मेटल है और कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन है B का, तो जब इनका रिएक्शन होगा यानी कि आपके रिएक्टेंट में क्या होना चाहिए, आपके रिएक्टेंट में होना चाहिए मेटल A और सॉल्ट सॉल्यूशन होना चाहिए किसी B एलिमेंट का, यानी कोई भी दूसरा एलिमेंट हो सकता है वो। जैसे कि मेटल है हमारा आयरन, ठीक है, और ये हो गया हमारा CuSO4 कॉपर सल्फेट। तो आपके क्या कहते हैं, रिएक्टेंट में क्या है, आयरन है जो कि एक मेटल है डेफिनेटली, एक सॉल्ट सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट, ठीक है। जब आपने इसको रिएक्ट कराया तो आपको क्या मिला, आयरन सल्फेट प्लस में कॉपर। तो आप यहां पर देख रहे होंगे कि मेटल A, ठीक है, मेटल A हमारा है आयरन और सॉल्ट सॉल्यूशन B हो गया हमारा CuSO4। जब इनका रिएक्शन हुआ तो मेटल ने यानी कि आयरन ने क्या करा, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया या रिप्लेस कर दिया उसकी जगह से, और उसने बना दिया आयरन सल्फेट, और कॉपर यानी कि मेटल B जो है वो अलग हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि किस प्रकार से आप कॉपर सल्फेट में से कॉपर को अलग कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कॉपर सल्फेट में से कॉपर को कैसे अलग किया जाएगा, तो कैसे अलग किया जा सकता है, उसमें आप क्या करोगे, आयरन के साथ जब उसका रिएक्ट कराओगे तो डेफिनेटली कॉपर जो है आपको अलग होकर के मिल जाएगा, प्योर कॉपर आपको अलग होकर के मिलेगा यहाँ से, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को कैसे अलग किया जाता है, तो उसमें आयरन आपको आप मिला दो, कॉपर जो है वो अलग हो जाएगा, एकदम प्योर कॉपर अलग होकर के बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपने एक चीज देखा कि आयरन ने क्या करा, कॉपर को यहाँ से हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया उसके अपने ही सॉल्यूशन से। तो इसका मतलब है कि भाई डिस्प्लेस करने के लिए, किसी की जगह बदलने के लिए आपको ज्यादा ताकतवर होना पड़ता है। तो मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन फॉर्म। कोई भी कंपाउंड है जो अपने सॉल्यूशन के फॉर्म में है, जैसे कि CuSO4 था यहाँ पर, उसमें से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया आयरन ने। ये दर्शाता है कि आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है किसके मुकाबले, कॉपर के मुकाबले। तो यहां से निकल के आती है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना कि सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स के अंदर आते हैं, स्टार्टिंग से 4-4 करके आप ग्रुप कर सकते हो, ठीक है। ये लगभग जो है ये तो लीस्ट आएंगे और उसके बाद ये लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। और ऊपर से नीचे जो है रिएक्टिव सीरीज जो है डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब पोटेशियम जो है हाईली रिएक्टिव सीरीज, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। किसी के भी कंपाउंड या सॉल्यूशन फॉर्म में अगर आप पोटेशियम डालोगे तो वो
उस मेटल को उस सॉल्ट सॉल्यूशन में से अलग कर देगा। उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ये जो 4 हैं स्टार्टिंग के, ये मोस्ट रिएक्टिव हैं। ये इजीली अवेलेबल भी नहीं मिलते, नेचर के अंदर ऐसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि सोडियम, पोटेशियम अगर ये या लिथियम हो गया, ये जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो ये ब्रस्ट हो जाते हैं। तो डेफिनेटली ये इजीली इस तरह से अवेलेबल भी आपको नहीं मिलेंगे। जबकि सबसे नीचे आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर सिल्वर और गोल्ड, जो कि लीस्ट रिएक्टिव है, या आप ये कह सकते हैं कि ये रिएक्शन या रिएक्टिविटी, या फिर आप कह सकते हैं ये किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो किसी भी निम्नलिखित दिए हुए किसी भी एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से अलग कर सकता है? तो डेफिनेटली वो आंसर होगा पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन रिएक्टिविटी सीरीज। तो आप यहाँ पर इसको इजीली देख रहे होंगे। देखो वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि उसका रीज़न केवल इतना ही है कि अब 2 घंटे 2.5 घंटे की वीडियो क्या ही देखोगे, या देखते ही क्या हो, क्योंकि जब तक आपके एग्जाम नहीं होंगे तब तक आप बिल्कुल भी सीरियस नहीं होने वाले हो। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले भी कहता हूँ कि आप बुक को जरूर पढ़ो, क्योंकि बुक पढ़ना ज़रूरी है। कुछ हो चाहे ना हो, आपको रीडिंग हैबिट आपके अंदर क्रिएट हो जाएगी, जिस वजह से बहुत फ़ायदा होगा आपको। ठीक है, बाकी वीडियोस तो आप देख ही सकते हैं, और एग्ज़ाम नियर बाई आएगा तब हम और जो है इसको लेकर के आएंगे, क्विक रिवीजन के रूप में भी लेकर के आएंगे, ताकि फटाफट रिवाइज जो है इसको किया जा सके। बस यहाँ पर आपको टर्म समझनी है कि किस प्रकार की टर्म्स होती हैं, कैसे समझा जाता है उसको। जैसे मैंने बोला कि आप कॉपर सल्फेट में से कॉपर को कैसे अलग करेंगे, ठीक है, तो आपको पता है आयरन की नील उसके अंदर आप डुबा के रख दो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या होगा, कॉपर उसमें से अलग हो जाएगा, प्योर कॉपर जो है आपको अलग होकर मिल जाएगा। तो सवाल ऐसे भी आएंगे, आपको दिमाग को एक्टिव रखना है, बस दिमाग एक्टिव रखिए, काम सारे बन जाएंगे। दिमाग ही एक्टिव नहीं होगा तो कुछ नहीं बनने वाला, सीधी सी बात है। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड, या फिर रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स, ये भी हमने यहाँ पर देख लिया। और रिएक्टिव सीरीज जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हमने मेटल का रिएक्शन एयर से करवा लिया, वाटर से करा लिया, एसिड से करवा लिया, ठीक है, हमने डाइल्यूट एसिड से मतलब करवा लिया, और दूसरे सॉल्ट सॉल्यूशन से भी करवा लिया। अब हम करवाते हैं इसको नॉन मेटल के साथ रिएक्ट। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या, ये आपको समझ में आ गया होगा अभी तक, कि जो ऊपर से नीचे तक जितने भी एलिमेंट दिखाए गए थे, जैसे कि पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फिर आयरन आता है, फिर लीड है, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, ये सभी जो है, और एंड में आता आपको पता है क्या आता भाई, एंड में सिल्वर और गोल्ड। तो ये ऊपर से नीचे तक क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी सीरीज घट रही है, डिक्रीज फॉर्म के अंदर है। तो पोटेशियम सबसे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट हो जाएगा, वो किसी को भी डिस्प्लेस कर सकता है। अब रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज द टेंडेंसी टू अटेंड अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल। आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था कि भाई वैलेंसी क्या होती है। ठीक है, वैलेंसी क्या चीज होती है आपको पता है, अपने आउटर मोस्ट सेल को फिल करने के लिए, जैसे आपको पता है नील बोर ने बताया था कि भैया 2 8 8 इस प्रकार के फॉर्म में होते हैं। तो आउटर मोस्ट सेल जो भी हो सकता है, इसको फुलफिल करने के लिए और अपने आप को स्टेबल करने के लिए उसको कितने एलिमेंट की जरूरत है, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, ये डिपेंड करेगा या ये बताएगा कि वो एलिमेंट कितना रिएक्टिव हो सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज अ टेंडेंसी टू अटेंड अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। ठीक है, अब एटम्स ऑफ मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन, जो मेटल्स के एटम होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं अपने वैलेंस सेल को फुलफिल करने के लिए। एक बात, अब जो लूज करता है, आपको पता है जिसने अपने भाई इलेक्ट्रॉन को दिया है तो देने वाला हमेशा बड़ा होता है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव जो है चार्ज लगा होता है, उसको क्या बोलते हैं, कैटायन। और नॉन मेटल्स के जो एटम्स हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं अपने वैलेंसी सेल को फुलफिल करने के लिए, तो वो क्या बनाते हैं, एनायन। और लेने वाला हमेशा छोटा होता है, तो उसके ऊपर जो चार्ज लगा होता है वो माइनस का लगा होता है। ठीक है, तो इसको अगर हम समझे तो डेफिनेटली हम इस प्रकार से कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ जो हमारा सॉल्ट है, ठीक है, साधारण नमक जिसको बोलते हैं, जो कि सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl। तो आपको पता है इसके अंदर सोडियम जो है उसके बाद प्लस चार्ज होता है, ये एक मेटल है, क्लोरीन के ऊपर एक माइनस चार्ज है। मतलब इसको क्या करना है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जल्दी बताओ फटाफट, 11 होता है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 8 1। क्लोरीन का कितना होता है भाई, कितना होता है भाई क्लोरीन का, 17, सोडियम का 11। तो इसको आप बैलेंस करोगे तो कैसे होगा, 2 8 2 10 और 7। आप देख रहे हो कि इसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और सोडियम क्या करेगा, या तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने आउटर मोस्ट सेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन ले ले,
या फिर ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे, तो भाई देना आसान है इस वक्त, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन लेगा तो बहुत सारी एनर्जी जो है वो लूज होगी और अनबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन है। इस वजह से क्या करेगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अपना देगा, तो भाई देने वाला बड़ा है तो उसके ऊपर एक बार प्लस चार्ज लगा हुआ है। क्लोरीन क्या करेगा, लेगा तो भाई माइनस चार्ज है, तो सोडियम क्या बनाएगा, कैटाइन, और क्लोरीन क्या बनाएगा, एनाइन बनाएगा। ये आपको तो मालूम होगा और आपको ध्यान भी रखना है इस चीज को, ठीक है। तो सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, और ये कंबाइंड हो जाएंगे NaCl के फॉर्म में, ठीक है। NaCl के फॉर्म में जब ये कंबाइन हो जाएंगे, इस तरह के कंपाउंड को जहां पर मेटल ने अपने एक या इलेक्ट्रॉन को लूज करा हो और नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन को गेन करा हो, इसको बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड। ये आपको ध्यान रखना है। और पिछली बार भी इसमें से सवाल आए थे कि आयोनिक कंपाउंड के जो है फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं, या प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और आयोनिक कंपाउंड बनते कैसे हैं, तो जब भी क्या होगा, मेटल्स में से मेटल जो है अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और नॉन मेटल उसी रिएक्शन के अंदर उस लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो क्या बनाएगा, आयोनिक कंपाउंड। द कंपाउंड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल्स आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड। और आयोनिक कंपाउंड को ही इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, और आपको इस चीज का ध्यान भी रखना है कि आयोनिक कंपाउंड किस प्रकार से जो है बनाए जा रहे हैं। इसकी हमने अभी चर्चा करी थी आयोनिक कंपाउंड, तो इसकी प्रॉपर्टीज को जान लेते हैं कि आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या है। और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपसे पिछले बार भी जो है एग्जाम में जो है पूछा गया था, ठीक है। अब आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या है, तो देखो 4 चीजें हैं, ध्यान रखना है। फिजिकल नेचर, फिजिकली नेचर क्या है इसका, तो ये जनरली जो है सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं और ब्रिटल होंगे, ठीक है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा उनका हाई हो जाएगा, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। आपको पता है कि नॉन मेटल जनरली क्या होते हैं, लो उनका जो है मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। लेकिन अब क्या हो जाएगा, जब वो आयोनिक कंपाउंड बना लेंगे तो हाई हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी, जनरली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर क्या हो जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे, घुल जाएंगे आयोनिक कंपाउंड। लेकिन इनसॉल्युबल होंगे इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन और पेट्रोल के अंदर ये नहीं घुलेंगे, ठीक है। आप कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएंगे, तो आयोनिक कंपाउंड जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेंगे इन मोल्टन एंड सॉल्यूशन फॉर्म बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। जब लिक्विड वगैरह के फॉर्म में होंगे तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेंगे, लेकिन जब ये सॉलिड फॉर्म में होंगे तो ये कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। ये 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो कौन कौन सी 4 चीजें हैं, तो फिजिकल नेचर क्या होगा इसका, जनरली हार्ड हो जाएंगे, ये ब्रिटल हो जाएंगे, ठीक है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही जो है इसका हाई हो जाएगा, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड का हाई हो जाएगा। सॉल्युबल होंगे वाटर के अंदर, जनरली डेफिनेटली हो जाएंगे सॉल्युबल, लेकिन केरोसिन पेट्रोल जैसी चीजों के अंदर ये सॉल्युबल नहीं होंगे। और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे केवल सॉलिड की फॉर्म में जब होंगे तब नहीं करेंगे, सॉलिड में होंगे तो नहीं करेंगे, मॉल्टन फॉर्म में होंगे तो ये कर देंगे। तो ये आयोनिक कंपाउंड से आपको ये ध्यान रखना है। अब मेटल्स वगैरह भाई मिलते कहाँ हैं, है ना, अकरेंस ऑफ मेटल्स, मेटल्स मिलते कहाँ हैं, ये भी तो आपको ध्यान रखना है। तो मिनरल्स और ओर के बारे में आपने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं खनिज और अयस्क, ठीक है। ये जियोग्राफी में भी आपने पढ़ा होगा, टॉपिक रहता है जियोग्राफी के अंदर। तो मिनरल्स यानी कि खनिज बेसिकली क्या है, द एलिमेंट्स और कंपाउंड, ठीक है। एलिमेंट बोलते हैं सिंगल एलिमेंट आपको मिल गया, जब वही एलिमेंट जो है वो रिएक्शन करके या रिएक्शन वगैरह करके उसने कुछ प्रोडक्ट बना रखा है अपना, किसी के साथ जो है उसने रिएक्शन कर रखा है, तो उसको फॉर्म कर लेगा कंपाउंड की फॉर्म में। तो एलिमेंट हो चाहे कंपाउंड हो, जो नेचुरली अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं उसको मिनरल्स बोलते हैं। और अगर किसी एक एलिमेंट की बहुत ज्यादा भारी मात्रा किसी एक जगह से मिल जाए तो उसको ओर बोलते हैं, ठीक है। अब उसको निकाला जाएगा डेफिनेटली भाई, है ना। निकालने के लिए अब वो प्रॉफिटेबल भी तो होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ ऐसी चीज निकाल ले जो प्रॉफिटेबल भी नहीं है और फिर नुकसान भी करा ले, तो उसको नहीं बोलते हैं। तो जैसे कि एक 50 स्क्वायर फीट के अंदर मान लो आपको 3, 4, 5 तरह के एलिमेंट्स या कंपाउंड मिलते हैं, तो उसको बोलेंगे भाई मिनरल्स हैं यहाँ। लेकिन 500 स्क्वायर फीट के अंदर एकदम पता लगा भाई 500 टन जो है सोना भरा हुआ है, तो उसको क्या बोल देंगे कि भैया ये तो गोल्ड का ओर है, ठीक है। क्या है, ओर है, यानी कि अयस्क है, पूरी खदान है वहां पर। अब कौन कौन से मेटल्स ऐसे हैं जो इजिली मिल जाते हैं और जो इजिली नहीं मिलते हैं, तो देखो वेरी रिएक्टिव में ये रिएक्टिव सीरीज आपको यहाँ पर दिख रही है ना, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। तो यहाँ पर देखो आपको पता है ये वाले जो हैं ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव हैं। अब ये इतने रिएक्टिव हैं कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये
इनमें आग वगैरह लग जाती है। तो आपको पता है कि डेफिनेटली फ्रीली स्टेज में तो फ्रीली स्टेट में आपको नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि कभी रहे होंगे पर ऑक्सीजन की वजह से क्या हो गया होगा, वो खत्म होते गए होंगे तो जमीन के ज्यादा अंदर चले गए होंगे। तो इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के बारे में आपने पढ़ा होगा, डेफिनेटली पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा जो इनको अलग किया जाता है। जो मॉडर्नली रिएक्टिव सीरीज है, जो बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं करते हैं, जैसे कि जिंक हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, ये सल्फाइड या ऑक्साइड या कार्बोनेट के फॉर्म में होते हैं, मतलब सिंगल एलिमेंट के रूप में ये भी नहीं मिलते आपको, ये कंपाउंड के फॉर्म में ही मिलते हैं। इनको अलग किया जाता है इनमें से कार्बन को अलग करके। ठीक है, और लीस्ट रिएक्टिव है जैसे कि सिल्वर हो गया या गोल्ड हो गया, ये फ्रीली स्टेट में आपको मिल जाते हैं। आपको यही ध्यान रखना है यहाँ से कि एलिमेंट के रूप में आपको मिल रहा है गोल्ड और सिल्वर, जो कि क्योंकि ये बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, तो इस वजह से आपको फ्रीली स्टेट में मिल जाएंगे। जो बहुत ही तगड़े रिएक्टिव हैं वो आपको फ्रीली स्टेट में नहीं मिलेंगे, उनको अलग किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा। और जो भाई बहुत तगड़े भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, वो ऑक्साइड या सल्फाइड के फॉर्म में मिलते हैं। उनको उनमें से कार्बन को अलग करके जो है उनको फ्रेश किया जाता है या उसको निकाला जाता है, तो वो कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम ओर, तो भाई 3 स्टेप है इसके अंदर, जैसे कि एनरिचमेंट ऑफ ओर। सबसे पहले आप पता करो कि भैया मात्रा कितनी है। आप फलानी जगह पे जो है, किसी ने बोला कि फलानी जगह पे जो है ना, अरे लोहा पड़ा है या कोई चीज पड़ी हुई है, और है खदान की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे क्वांटिटी जो है बहुत ज्यादा है, मिनरल्स की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चेक किया जाएगा उसकी क्वांटिटी कैसी है, क्वालिटी कैसी है, प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। फिर उसको निकाला जाएगा और रिफाइन किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि वो जो है, चाहे वो वेरी रिएक्टिव मेटल्स हो चाहे मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हो, ये कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, एलिमेंट के फॉर्म में नहीं मिलते, तो उनको रिफाइन किया जाएगा। अब रिफाइन जो है, यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ओर जो है, सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ ओर, तो 3 प्रकार के हो गए ना। जो हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं उसको इलेक्ट्रोलाइसिस की फॉर्म में अलग करके प्योर मेटल निकाल लिया जाएगा, ये हो गया। ऐसे मेटल जो बहुत ही कम रिएक्टिव है, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर, सल्फाइड ओर के अंदर अगर आपको मिलेंगे, इनको रोस्ट करके यानी कि धीमी आंच पे पका करके इनका मेटल निकाल के रिफाइन कर लिया जाएगा। लेकिन जो ऐसे मेटल्स हैं जो मीडियम रिएक्टिव करते हैं, ठीक है, ये आपको सल्फाइड, ऑक्साइड या कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेंगे, जैसे कि जिंक कार्बोनेट आपको देख रहा है यहाँ पर। तो इसको लिमिटेड एयर के अंदर जो है इसको जलाया जाता है अलग करने के लिए। सल्फाइड ऑक्साइड में होते हैं, इनको एक्सेस ऑफ एयर के अंदर जो है अलग किया जाता है। ठीक है, तो सबका क्या है, अपना अलग अलग मेथड है। फिर इसका ऑक्साइड बनेगा, फिर इसमें से मेटल को रिड्यूस किया जाएगा, फिर उसको प्यूरिफाई किया जाएगा। तो थोड़ा लंबा प्रोसेस जो होता है वो किसका होता है, जो मीडियम रिएक्टिव सीरीज के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर, कौन कौन से स्टेप्स ऐसे हैं जो मेटल्स को ओर से निकालने में मदद करते हैं या उनके नाम है। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि जिसको हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले गेज। ठीक है, तो ओर्स आर यूजुअली कंटिमेट विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉइल सैंड। तो सबसे पहले तो था लो भाई, उसका पता लगाओ कि जो भी वो ओर है उसके अंदर कौन कौन से मेटल्स हैं। और वो जो मेटल्स हैं डेफिनेटली आपको पता है कि इम्प्योर होंगे, प्योर तो होंगे नहीं, क्योंकि कंपाउंड के फॉर्म में है, तो उसमें मिट्टी जो है, बालू, रेता और भी तरह के अलग अलग एलिमेंट्स जो है उसमें वो मिक्स होंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, पता लगाना। फिर है रोस्टिंग। ठीक है, द सल्फाइड ओर, जो सल्फाइड ओर्स हैं यानी कि ऐसे मेटल्स जो सल्फाइड, तो ये आपको पता है कि ये जो मीडियम रिएक्टिव सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ होता है ऐसा। ठीक है, तो वो सल्फाइड के फॉर्म में मिलेंगे, तो सल्फाइड ओर जिसमें सल्फाइड क्या है, मिक्स हुआ पड़ा है, तो ये कन्वर्ट करते हैं इनको ऑक्साइड के अंदर स्ट्रांगली हीट करके इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, प्योर एयर दे करके, मतलब भरपूर मात्रा में हवा। आपको पता है भाई आग लगानी है तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी आपको चाहिए होती है, तो वहां पर इसको अच्छे से ऑक्सीजन दे करके क्या करते हैं, जल रोस्ट किया जाता है, वहां से इसको अलग किया जाता है। उसके बाद जैसे कि आपने एग्जांपल देखा यहाँ पर कि जिंक सल्फाइड जो है, तो ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर मात्रा में देके इसको गर्म किया गया, तो इसमें से क्या अलग हो गया, सल्फर जो है, सल्फाइड जो है वो अलग हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया। तो अब इसका ऑक्साइड बनाया, फिर इसमें से रिडक्शन किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा ऑक्सीजन को, तो जिंक जो है यहाँ से अलग हो जाएगा। ठीक है, तो रोस्टिंग से इसको अलग कर लिया गया। फिर है कैनक्लेशन द कार्बोनेट ओर्स, अब ऐसे जिसमें कार्बन मिक्स हुए पड़े हैं। ठीक है, तो कार्बन अगर मिक्स हुए पड़े हैं जैसे कि जिंक कार्बोनेट, इसको हीट करके इसमें अब क्या करेंगे, इसको लिमिटेड एयर दिया जाएगा। तो अगर सल्फाइड और मिला हुआ है तो हीट जो है यानी कि ऑक्सीजन जो है भरपूर मात्रा में दी जाएगी और हीट किया जाएगा दबा करके, स्ट्रांगली हीट किया जाएगा।
लेकिन अगर वो कार्बन से जुड़ा हुआ है यानी कि कार्बोनेट ओर बना हुआ है तो उसको लिमिटेड एयर में क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा और उसमें से अलग किया जाएगा जिंक। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे जिंक ऑक्साइड बन गया, ठीक है। अब इसमें से फिर क्या किया जाएगा, जिंक को अलग किया जाएगा रिड्यूसिंग मेथड के द्वारा, ठीक है। उसके बाद है रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन आपको पता है, अभी मैंने बताया कि ऑक्सीजन या कार्बन को क्या करा गया, रिड्यूस किया जाएगा। तो मेटल ऑक्साइड, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जिंक ऑक्साइड बन गया, तो एक मेटल है ऑक्साइड। तो मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड आर रिड्यूस्ड टू कॉरस्पॉन्डिंग मेटल्स बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन। फिर उसको कार्बन के साथ रिएक्ट करा क्या करवाया जाएगा, रिएक्ट करवा करके कि भाई उसमें से जो ऑक्सीडेशन है, यानी कि ऑक्सीजन को अलग कर लिया जाएगा। तो आपको पता है कि जब जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन अलग हो जाएगा तो क्या बचेगा, क्या बचेगा सर, केवल जिंक रह जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हो जिंक ऑक्साइड, इसका रिएक्शन करवाया गया कार्बन के साथ, तो जिंक अलग हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है मिनरल्स को निकाले जाते हैं ओर की फॉर्म में से। अब है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, मेटल को रिफाइन कैसे किया जाता है। तो ये देखो देखा था हमने एनोड कैथोड, तो जो सबसे ज्यादा हमने देखा था इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनको अलग किया जाता है इससे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यूज करने वाला या मेथड जो है, सबसे मोस्ट वाइडली यूज मेथड जो है रिफाइनिंग करने के लिए, तो वो यही है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो एनोड पर इम्प्योर कॉपर लगेगा, कैथोड पर प्योर कॉपर की स्ट्रिप्स आ जाएगी, और इलेक्ट्रोलाइटिक जो है उसके अंदर आपको देख रहे हो कि एनोड के मड जो है वो लगे हुए हैं। तो कॉपर को रिफाइन किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो कॉपर को रिफाइन किया जा रहा है, तो एक कैथोड यानी कि नेगेटिव चार्ज, एनोड जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें से क्या हो गया, अलग हो गया इम्प्योरिटीज, यानी कि जो भी उसमें मड मिट्टी वगैरह लगी थी वो अपने आप क्या होगी, अलग होगी। इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया गया, इसको क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रोलेट, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो है इसकी की गई है, ठीक है। अब ऑन पासिंग द करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, जब करंट को पास किया जाएगा तो इम्प्योर मेटल फ्रॉम एनोड, एनोड पर जो इम्प्योर मेटल यहाँ पर जो लगे हुए थे, ठीक है, एक इम्प्योर मेटल है एनोड जिसका ये मड नीचे गिरा हुआ है, इस पर क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा ये इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, ठीक है। एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइटिक इज डिपॉजिट एट द कैथोड। अब ये मान लो कॉपर की एक स्ट्रिप या कुछ मिला है, इसको प्योर करना है, ठीक है। क्या करा गया, इसी इक्वल यानी कि इसी के जितना अमाउंट का एक और कॉपर की जो है प्योर इसके अंदर डाली जाएगी। अब एनोड कैथोड यानी कि आपको पता है नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज इस पर लगाया जाएगा। आपको पता है एनोड वाले पर क्या है, मड लगा हुआ था, यानी कि इसके अंदर जो है ये इम्प्योर था। अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी तो एनोड पर यानी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो इम्प्योर चीजें लगी हुई थी वो उससे अलग होकर के नीचे गिर जाएगी और ये इनसॉल्यूबल होगा, यानी कि पानी में घुलेगा नहीं। तो ये आपको आराम से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कॉपर को प्योरीफाई कैसे किया जाता है, बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। क्या क्या प्रोसेस है, सबसे पहले कॉपर का जो इम्प्योर है उसको डुबाया गया, ठीक है, एसिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, ये वाटर नहीं है, ध्यान रखिएगा ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। तो इसके अंदर जब इसको डुबाया गया तो इसी की इक्वल क्वांटिटी के अंदर यानी इक्वल अमाउंट का एक और प्योर मेटल डाला गया और उस पर नेगेटिव चार्ज लगाया गया, इस वाले पे पॉजिटिव चार्ज लगाया गया। और जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इसमें लगाया गया, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी डेफिनेटली, और उस वजह से क्या होगा, जो इम्प्योर चीजें थी एनोड के ऊपर वो छूट करके नीचे गिर जाएगी और वो इनसॉल्यूबल होता है। तो इसको आप अलग कर सकते हैं और इसी को क्या बोलते हैं, एनोड मड यानी कि मिट्टी बोलते हैं जो एनोड पर लगी है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो है इसका यूज किया जाता है कॉपर को रिफाइन करने के लिए। तो ये एक एग्जांपल था, ये आपको ध्यान रखना है। अब है कोराइजन, ठीक है, अब क्या है भाई, कोराइजन। अब ये क्या चीज है, इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा था। द सरफेस ऑफ सम मेटल्स such as iron is corroded when they are exposed to moist air for a long period of time। आपको पता है जंग लग जाता है आयरन के ऊपर अगर वो लंबे समय तक, ठीक है, नमी वाले हवा में रहेगा, ठीक है, तो उस पर आपको पता है जंग लग जाता है, जिसको आप रस्टिंग बोलते हैं। तो सिल्वर बिकेम्स ब्लैक, सिल्वर जो है चांदी जो होता है वो ब्लैक हो जाएगा जब भी एयर के एक्सपोज में आएगा, और उस कोटिंग को क्या बोलेंगे हम, सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। कॉपर के ऊपर लगेगा जब कॉपर मोइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा जो एयर के अंदर प्रेजेंट होती है, तो उसको ग्रीन कोट जो है उसके ऊपर लग जाएगा, जिसको कॉपर कार्बोनेट बोलेंगे। आपने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में सुना होगा, वो कॉपर जो है ब्राउन कलर का होता है, अभी वो ग्रीन कलर का हो चुका है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है हमारे नेचर के अंदर एटमॉस्फेयर में है, उसके साथ रिएक्ट करने के साथ उसने क्या करा, उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग कर दी है
और उस ग्रीन कोटिंग को क्या बोलेंगे हम, कॉपर कार्बोनेट, क्योंकि कॉपर ने कार्बन के साथ रिएक्ट करा है। आयरन के ऊपर आपको पता है, आयरन के ऊपर लगेगा तो प्लस की ब्राउन तरह का वो पपड़ी सी उतरती है, जिसको आप क्या बोलते हो, जंग लग गया या रस्ट बोलते हो। तो कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कुछ अलग प्रकार से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है अगर इसमें जंग लग गया या इसको आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, तो अलग अलग मेथड है। ये स्टार्टिंग के चैप्टर यानी कि चैप्टर 1 में भी पढ़ा था आपने। तो द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग। आप क्या करो, आयरन पे जंग लगने से आप कैसे बचा सकते हो, पेंट कर लो, ऑयल लगा लो, ग्रीस लगा लो, ठीक है, या उसका एलॉय बना लो तो वो बच जाएगा। जैसे कि पहले के व्हीकल्स वगैरह के अंदर, बाइक वगैरह में क्या जो व्हील्स हुआ करती थी, चक्के जो है वो लोहे के आते थे, तो उस पर जंग लग जाते थे। अब क्या होते हैं, एलॉय के आते हैं। तो सबसे आसान तरीका क्या है, एलॉय के बना लो, देखने में भी अच्छे होते हैं, मजबूत भी होते हैं और उस पर जंग भी नहीं लगता, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन ये एक मेथड है स्टील या आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए। कैसे बचाते हैं, तो उसके ऊपर जिंक की लेयर लगा दी जाती है, ठीक है, आयरन या स्टील को बचाने के लिए कि उसमें जंग ना लगे, खराब ना हो, उसके ऊपर हल्की सी एक लेयर, ऊपर की एक लेयर क्या करेंगे, जिंक की लगा देंगे। उसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एलॉय क्या होता है, तो भाई एलॉय आपने भी सुना, जैसे मैंने बोला एलॉय की जो है व्हील्स आ रही हैं आजकल। तो एलॉय क्या है, तो एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर है। अब ये 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। जिस भी मिक्सचर के अंदर या जिस मिक्सचर के अंदर आपको बाउंड्री नहीं दिखे एलिमेंट्स की, होमोजीनियस होता है वो। तो होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से अधिक मेटल्स का या फिर मेटल या नॉन मेटल का, क्या बनाता है वो, एलॉय बनाता है। अब कुछ एलॉय जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आयरन जो है मिक्स्ड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन बिकेम हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। अगर आयरन को आप ऐसे ही यूज करोगे तो डेफिनेटली उसमें जंग लग जाएगा और वो खराब हो जाएगा, ठीक है, उसकी मजबूती खत्म हो जाएगी। उसको और मजबूत करना है तो क्या करो, उसको कार्बन से उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन मिला दो, जिससे वो और हार्ड हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा और अब उसमें जंग भी नहीं लगेगा, ठीक है। स्टील कैसे बनाते हैं, तो भाई आयरन और निकल, ठीक है, कॉर्मियम को मिला करके क्या बनाते हैं, स्टील। ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक को मिला करके ब्रास बनाते हैं और मजबूत हो जाता है। आपने पढ़ा कि भाई जिंक को और आप मिला लेंगे तो उससे क्या होगा, वो मजबूत भी हो जाता है और वो खराब भी नहीं होता, जंग भी नहीं लगेगा उसके अंदर। तो ब्रॉन्ज कैसे बनता है, भाई कॉपर और टीन को मिला करके ब्रॉन्ज बनता है, ठीक है। सोल्डर, लीड और टीन को मिलाओगे तो सोल्डर बनेगा। अगर उसके किसी एक मेटल में जैसे बोला ना एमैल्गम, ठीक है, इफ वन ऑफ द मेटल इज मरकरी, अगर कोई मेटल मरकरी है तो क्या बनाएगा, वो एमैल्गम बनाएगा। तो आप ऐसे प्रिवेंट कर सकते हो। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि आयरन का तो चलो आपको पता है, आयरन में आप कार्बन के बारे में आपने सुना ही होगा, कार्बन मिला लेते हैं, जैसे कि रेलवे की पटरी, भाई मजबूत होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, जंग नहीं लगता, ठीक है। उसमें क्या मिला रखा है, कार्बन मिला रखा है, ठीक है। स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, ये 3 पूछे जाएंगे आपसे कि ये किस प्रकार से बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, बड़ा ही मजेदार सा चैप्टर है, क्योंकि मेटल्स, नॉन मेटल्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में आप जानते ही हैं। अब मेटल्स को हमें बेसिकली रिएक्ट करवाना था, मतलब हमें जाना था केमिकल प्रॉपर्टीज, हमें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में इंटरेस्ट नहीं था इतना इस चैप्टर के अंदर। अब ऐसा नहीं है कि आप भी इंटरेस्ट ना दें और पढ़े ही नहीं, आपको तो पढ़ना है, पर फिजिकल प्रॉपर्टीज से ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, कि किस प्रकार से। अब केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर आपने पढ़ा एयर के साथ रिएक्ट करवाया, फिर वाटर के साथ, फिर एसिड के साथ, ठीक है, फिर किसी और सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाया। अब फिर अलग अलग मेटल जो है किस प्रकार से रिएक्ट कर रहे हैं, सभी एक जैसे तो रिएक्ट करते नहीं है, किस प्रकार से रिएक्ट कर रहे हैं। तो यही छोटी छोटी चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है और बड़ा ही मजेदार चैप्टर है एक बार। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ ना, बुक पढ़ना है तो बुक जरूर पढ़ना है। वीडियो आप चाहे किसी की भी देखो, आप चाहे, ठीक है, पर आप बुक जरूर पढ़ो, क्योंकि अपने अंदर रीडिंग हैबिट जरूर डालो, उससे फायदा बहुत होगा आपको और वो आपको दिखेगा भी। तो ये जो चैप्टर है वो यहाँ पर हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। आप लाइक शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और अगर आपने कर दिया है तो बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।